किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे। देखिए तहकीकात, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तो काफी लंबी बहस के बाद रिटेल में एफडीआई पर विपक्ष का प्रस्ताव आखिरकार खारिज हो गया। एफडीआई के समर्थन में 253 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 218 वोट गए। सरकार अपनी जीत को लेकर तभी निश्चित हो गई थी जब एसपी और बीएसपी ने संसद से वॉकआउट कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन में हम बात कर रहे हैं एफडीआई पर सरकार के सिकंदर बनने की। तो एफडीआई को लेकर बुधवार की शाम को संसद में वोट पड़े, जिसमें सरकार की जीत हुई। एफडीआई के समर्थन में 253 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 218 वोट गए। तो बिल्कुल अपने दर्शकों को बता रहे कि किस तरीके से आज वोटिंग के दौरान सरकार जीत गई और विपक्ष हार गया। देश की सबसे बड़ी पंचायत में 2 दिन से विदेशी किराना को लेकर चल रही किचकिच में यूपीए का पलड़ा भारी रहा। लोकसभा में यूपीए ने रिटेल में एफडीआई की जंग जीत ली है। सदन में नियम 184 के तहत वोटिंग हुई। इसमें रिटेल में एफडीआई का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। प्रस्ताव के पक्ष में 253 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 218 वोट पड़े। सरकार तभी अपनी जीत को लेकर निश्चिंत हो गई थी जब बहस के दौरान ही एसपी बीएसपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। एसपी के पास 22 सांसद थे, जबकि बीएसपी के पास 21 सांसद थे। 43 सांसदों वाली दोनों पार्टियों के वोटिंग से अलग होने से 544 की लोकसभा में 501 सांसदों के बीच वोटिंग हुई, जिसके बाद बहुमत का आंकड़ा 252 वोटों का रह गया था। इतने वोट के लिए तो सरकार को बाहरी समर्थन की भी जरूरत नहीं पड़ी। यूपीए में शामिल पार्टियों के 254 सांसद ही सरकार की नैया पार लगा गए। यूपीए में शामिल पार्टियों को जोड़ने से सरकार का समर्थन बनता है 254। यह आंकड़ा सरकार की सहयोगी पार्टियों को लेकर ही बनता है और अपनी सहयोगी पार्टियों के दम पर सरकार ने विपक्ष को करारा झटका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो बिल्कुल महाबहस के बाद वोटिंग हुई और वोटिंग के नतीजे किस तरह के हैं, किस प्रकार से हैं, वो सबके सामने है। फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मनोज जी। हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर समित पात्रा जी। इसके अलावा लोक सत्ता पार्टी के नेता अनुराग केजरीवाल, इसके अलावा आरएलडी के सांसद संजय चौहान। ये तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल 1 न्यूज में। और सबसे पहले रुख करना चाहूंगी मनोज जी का। मनोहर जी, जिस तरीके से जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, उसके बाद इन नतीजों को देखकर पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पर था और जो मेन जो क्रूशियल फैक्टर थे सत्तारूढ़ पार्टी के सपा और बसपा, इन लोगों ने दो तरफा चेहरा दिखाया। लोकसभा में वो बिल्कुल खुदरा व्यापारियों के संग में कई सारे मरसिया गाए, लेकिन जब वोट देने की बात आई तो बिल्कुल रणनीतिक तरीके से उन्होंने उसका बायकाट किया और डेक जो है वो क्लियर हो गया यूपीए के पक्ष में। बिल्कुल बाकी मल्टी रिटेल ब्रांड में एफडीआई को लेकर के बहुत सारे पक्ष विपक्ष कई सारे जो है इस पर डिस्कशन हुए, कई सारे पॉइंट हाईलाइट किए गए, लेकिन वस्तुनिष्ठ तरीके से देखा जाए, ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा जाए तो मेरी समझ से, मेरी निजी समझ से ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि 1991 के नई आर्थिक नीति के बाद से डिट्टो लेफ्ट ने उसका अपोज किया। बाकी कुल मिला जुला करके जो है एक सर्वानुमति इस पर बनी रही पिछले 20-22 सालों से, और इसी की एक कड़ी में मल्टी रिटेल ब्रांड में जो है एफडीआई को न्योता गया है। बिल्कुल जब इस पर
स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि 10 लाख से ऊपर आबादी वाले शहर में होंगे और राज्यों पर ये छोड़ा गया है और वो बिल्कुल एक कंपटीशन देंगे। और इसको लेकर के जो डर दिखाएगा, ये मैं नहीं कहता हूं कि यूपीए बिल्कुल पाक साफ है, हो सकता था वो इस फैसले को स्थगित भी कर सकता था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो है इसके उनके पीछे उनकी दो नियत थी। पहला ये कि वो इकोनॉमी को और मल्टीनेशनल इन्वेस्टर को एक मैसेज दें कि हमारी जो है इकोनॉमी फिर से खुलने जा रही है। जी। और दूसरा ये जो कि मैंने पहले भी आपके कार्यक्रमों में कहा है कि वो फौरन से उस तरीके का निवेश जो कि यहीं के लोगों का ब्लैक मनी के रूप में जमा है, उसको एक एंट्री देने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन केवल अगर प्योरली इन्वेस्टमेंट के नेचर पर बात किया जाए, वॉलमार्ट के दुनिया में तमाम तरीके का विरोध हो रहा है, कई जगह वो विफल हुई है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर इसको कंडीशनलाइज किया जाए कि इसमें बिकने वाला माल वो देश के मैन्युफैक्चरर से ही खरीदा जाएगा और ये केवल जो अपर मिडिल क्लास के लिए एक ऑप्शन देगा, और जो ये डर दिखाया गया कि 20 करोड़ खुदरा व्यापारी इससे जो है बेरोजगार हो जाएंगे, जब ये हर गांव में ये एफडीआई को खोला ही नहीं गया है, जब हर राज्य में खोला ही नहीं गया है, तो वो 20 करोड़ खुदरा कारोबारी के परिवारों के तबाह होने का जो डर है, मेरे हिसाब से वो निराधार है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस पर जो इन्वेस्टमेंट को जो अनुमति जो उनको मिल गई है, तकनीकी तौर पे भी जो अनुमति मिल गई है, इसका बार बार रिव्यू जरूर होना चाहिए। इसमें कितना निवेश आया है या क्या ये हमारे जो मनोहर जी आपके पास में आऊंगी। बिल्कुल, और मेहमान हमारे साथ मौजूद है। समीर जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने भी बार बार दिखाया कि सरकार जीत गई। मैं भी कहता हूं, हाँ, सरकार जीत गई, किंतु आज लोकतंत्र सदन के पटल पे हार गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे कारण है। आज पूरे हिंदुस्तान ने देखा, और आप भी और हमारे पैनल में जितने गेस्ट मौजूद हैं, चाहे पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, मेरे इस बात से सहमत होंगे कि आज सदन पे जो हुआ वो मैनेजमेंट के बल पे हुआ है। केवल सरकार जीती तो मैनेजमेंट के बल पे जीती है, और मैं मानता हूं मैनेजमेंट और साठगांठ लोकतंत्र के लिए एक गाली है। ये अच्छे शब्द नहीं है लोकतंत्र के लिए। जिस लोकतंत्र में मैनेजमेंट हावी हो, मैनेजमेंट से जीत हासिल होती हो, वो लोकतंत्र देश के लिए ठीक नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा क्यों हो रहा है कि सपा और बसपा दोनों ही पूरी तरह से इसके खिलाफ डिबेट में बात कर रहे थे, किंतु वोटिंग के समय वॉकआउट कर जाते हैं। इससे नतीजा एक ही निकलता है कि यूपीए जो है वास्तव में आज उत्तर प्रदेश अलायंस है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नहीं रह गई है ये, और उत्तर प्रदेश की रणनीति और राजनीति पर ही सरकार अब चल रही है। बिल्कुल समीर जी। संजय जी हमारे साथ हैं, आरएलडी के सांसद हैं। संजय जी, किसानों का नेता कहा जाता है आपकी पार्टी को, और किसानों के हक की आप बात करते रहे हैं। जिस तरीके से अगर एफडीआई निवेश की बात करें तो ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि किसानों पर फर्क पड़ेगा, किसानों का ही नुकसान होगा, भले ही सरकार दावे कुछ भी करे। यहां पर किसानों की आप बात करते हैं, लेकिन जब किसानों के हक की बात आई, जब वोटिंग करने की बात आई, तो आपने साथ सरकार का ही दिया। जी संजय जी, क्या कहेंगे आप? ये आपको किसने कह दिया किसानों का नुकसान है एफडीआई से? जी, हम नहीं कह रहे, मुलायम सिंह यादव भी कह चुके हैं, आंकड़े भी कह रहे हैं। इस निर्णय पे पहुंचने से पहले आपको बहुत गंभीरता से एक मुद्दे पे विचार करना चाहिए जी। और हमने भी जो एफडीआई का समर्थन किया है वो हर तरीके से किसान का हित देखते हुए ही किया है जी। सबसे बड़ा दुख तो आज ये है, मैं थोड़ा लीक से हटके बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आप पहले भी हमारे जो बात चल रही थी कि 22 नवंबर से सत्र शुरू हुआ है जी, और आज 5 तारीख में जाके चैन मिला पूरे देश को, और सबको ये पता चला कि एफडीआई क्या चीज है 2 दिन की बहस के बाद। और जिन लोगों ने संसद को रोक रखा था जी, उन्हें क्या हासिल हुआ और क्या वो तर्क अपना प्रस्तुत कर पाए कि देश के लिए एफडीआई नुकसानदायक है, ये पूरे देश ने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल संजय जी सही कह रहे हैं आप। हमारे साथ पूरे देश ने वाकई देखा है, मैं बता दूं, पूरे देश ने वाकई देखा है। और अभी संजय जी ने कहा कि चैन पड़ा है, चैन नहीं पड़ा, बेचैनी के लिए दरवाजे खुले हैं। देश बेचैन होगा आने वाले समय पे, और उसके दायी आप होंगे। बिल्कुल। अनुराग जी भी हमारे साथ है। अनुराग जी, आप क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? ऐसा है, लोक सत्ता पार्टी एफडीआई के फेवर में है जरूर जी, बट हम ये चाहते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को आग में झोंक के हमें ऐसी एफडीआई नहीं चाहिए।
जी। अगर आप शुरू से देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है, उन्होंने कहा था 30% आपको स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज से परचेज करना पड़ेगा। जी। जब उनको प्रेशर पड़ा आइकिया से, वॉलमार्ट से, तो उन्होंने उसमें धीरे से एक एडजेक्टिव लगा दिया, प्रेफरेबली 30%। इसका मतलब आप चाहो तो 100% इंपोर्ट कर सकते हो। जी। आज कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जी, सबको को यह पता है कि आज भारत के अंदर में एक आलपिन से लेके हाथी तक यहां पे अवेलेबल है। जी। लोगों ने डिबेट में बोला कि भाई पेप्सी वाले आलू बाहर से लेते, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो भैया आप लेके आओ। कोई भी फॉरेन इंडस्ट्री अगर इंडिया में आएगी, ये जरूर है कमाने के लिए आती, तो आपको 30 करोड़ जनता मिडिल क्लास है ना जी। बट वाई डू यू नीड टू डू इंपोर्ट? इतना कांग्रेस एंड बीजेपी एंड एवरीबॉडी फॉलिंग ओवर बैकवर्ड्स टू अकोमोडेट वॉलमार्ट एंड टेस्कोज एंड आइकिया। बीजेपी कहां गिर रही है? बात हम लोग को एकदम भी समझ में नहीं आता। बीजेपी ने आज जो हुआ है है, इट इज क्लियर फिक्सिंग। अभी तक सिर्फ क्रिकेट में सुना था, बट दिस इज अ क्लियर फिक्सिंग इन पॉलिटिकल टर्म्स। इस फिक्सिंग वर्ड को अपने मन से निकालिए। गदा हर जगह ये लोकसभा, ये पार्लियामेंट का स्टैंप लग गया एफडीआई के ऊपर में। ये सारा ड्रामा हुआ था सिर्फ एक इसको लेजिटिमेसी देने के लिए। जी। आज बीजेपी चाहती तो बहुत कुछ हंगामा कर सकती थी ऑल इंडिया में, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज टीवी पे बोल लीजिए, सदन में कुछ भी ड्रामा कर लीजिए, पर इट वाज बेसिकली दोनों का फिक्स हो गया था, हम ड्रामा करेंगे, आप ड्रामा करिए, एक दिन बैठ के इस पर ठप्पा लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग जी आपके पास वापस आएंगे, रुक करते हैं। यूसुफ अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूसुफ जी, यहाँ तो कुछ और ही बात निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से अनुराग जी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फिक्सिंग हो गई थी, जिस वजह से ये जो सरकार जीती है और विपक्ष हारा है, क्या कहेंगे आप? क्या कुछ ये जो बातें हो रही हैं यहाँ पर? देखिए नेहा, ये फिक्सिंग का मामला नहीं है और सरकार की जीत और विपक्ष की जीत का मामला नहीं है जी। मामला है देश हारा है, लोकतंत्र हारा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा लोकतंत्र है कि जहां 18 में से 14 पार्टियां एफडीआई के खिलाफ हैं, बिल्कुल, और फिर भी एफडीआई पास हो जाती है। ये कैसा लोकतंत्र है कि जब एफडीआई पर जिन पार्टियों ने एफडीआई के खिलाफ बोला है हाउस के अंदर, उनके सांसदों की संख्या बैठती है 282, जैसे कि सुषमा स्वराज ने लोकसभा के अंदर बताया, और जो पार्टियां एफडीआई के फेवर में हैं उनकी संख्या बैठती है 224। इसके बावजूद एफडीआई पास हो रही है। तो कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र में बहुमत की आवाज सुनी जाती है, बहुमत एफडीआई के खिलाफ है। सरकार कहती है कि देश के हित में है, और तमाम, जैसे कि अभी हमारे संजय चौहान जी भी बता रहे हैं कि साहब आंखें खुली हैं और पता चला है लोगों को एफडीआई कितने फायदेमंद है। तो अगर एफडीआई फायदेमंद है और देश हित में है, तो पूरे देश में यूनिफॉर्म तरीके से लागू क्यों नहीं की जा रही है? बिल्कुल। और अगर मुलायम सिंह यादव बकौल के 25 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे और तमाम पार्टियां जो इसकी मुखालफत कर रही हैं, उन्हें लगता है कि साहब इससे देश में बर्बादी होगी, छोटा किसान बर्बाद हो जाएगा, और जो खुदरा क्षेत्र में लोग हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर इस देश के 25 करोड़ या 50 करोड़ लोगों की चिंता नहीं है और उन्हें सरकार बचाने की चिंता क्यों है, उनको जवाब देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर लोहिया और जयप्रकाश होते तो एफडीआई लागू नहीं होती। तो क्या मुलायम सिंह यादव आज से लोहिया के चेले नहीं रहे? क्या जयप्रकाश और लोहिया के जो सिद्धांत है वो मुलायम सिंह यादव ने त्याग दिए? उन्हें जवाब देना होगा। अगर एफडीआई लागू होने के बाद इस देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है और लोग बेरोजगार बड़े पैमाने पर होते हैं, नुकसान होता है, छोटे किसान मारे जाते हैं, तो उसका जिम्मेदार क्या आप मानेंगे मायावती और मुलायम सिंह बराबर के जिम्मेदार नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देश जवाब मांग रहा है। जी बिल्कुल यूसुफ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मनोहर जी, यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ यही पार्टियां, जिस तरीके से यूसुफ जी ने भी आंकड़े बताया कि 18 पार्टियों में से 14 पार्टियां विरोध करती हैं, यहाँ पर एफडीआई के नुकसान गिनाए जाते हैं, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो यही पार्टियां सरकार का साथ देती हैं। ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, और ये इस तरह का व्यवहार करके या इस तरह की चीजें दिखाकर ये पार्टियां साबित क्या करना चाहती हैं? देखिए, मैं इस बात से पूरी तौर पे सहमत हूं कि मल्टी रिटेल ब्रांड में एफडीआई की अनुमति पर देश का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है और जो पॉलिटिकल जो तबका है वो इसके खिलाफ ज्यादा है जी। आपने जो सपा और बसपा का एग्जाम्पल लिया और उन्होंने जिस तरीके से दो चेहरे दिखाए कि वो एक तरफ रणनीति के तहत, अपने फायदे के तहत और अपने प्रोटेक्शन के तहत और अपने राजनीतिक समीकरणों के तहत वह यूपीए सरकार का समर्थन करना चाहते हैं, इस सरकार को जो है चलायमान रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जनता के सामने वो हाथी के दांत की तरह अपने को दिखा रहे हैं और उनके सामने जो है घड़ियाली आंसू भी बहा रहे हैं। अगर उनके राजनीतिक व्यवहार के तौर पर अगर हम देखें, ये चीज झलक रहा है। यह इस बात की ओर भी इंगित करता है कि इस व्यवस्था में कैसे जो है दो तरफा व्यक्तित्व है जो सार्वजनिक
जीवन में जो व्यक्ति हैं, जो दल हैं, जो संस्थाएं हैं और किस तरीके से वो चीजों को अपने अपने तरीके से परोसती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो तमाम राजनीतिक दलों ने जो ये स्टैंड लिया और जो वो बोला, भले उन्होंने तकनीकी तौर पे अपना कुछ और चेहरा दिखाया हो, रणनीतिक तौर पर कुछ और चेहरा दिखाया हो, वो इस बात की ओर इंगित करता है कि वो कहीं ना कहीं इस बात को देखते हैं कि इससे बहुसंख्यक जो खुदरा कारोबारी का जो वर्ग है, मैं मानता हूं कि उनकी संख्या काफी ज्यादा है और देश में जो खुदरा कारोबार का रोकना चाहूंगा आपको और अरसों से, बिल्कुल सदियों से और एक अरसे से जो है उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन आप यह भी तो देखिए कि तमाम क्षेत्रों में लाख विरोध के बावजूद एफडीआई खुला, प्राइवेट सेक्टर को जगह दिया गया और कई तरीके के ऑप्शन और पैकेज लाए गए और पिछले 22 सालों में जो उसका जो है पूरा एक इबारत लिखा गया है। लेकिन एफडीआई में जब मैं ये कहता हूं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कंडीशन लगा दिया है, स्टेट पर छोड़ा है, 10 लाख से ऊपर आबादी का शहरों का है, तो एक पायलट स्कीम में देखने में क्या इसमें जाता है और जो है रह गया इसके विरोध का बात, तो विरोध तब इसका जायज होता जबकि इस देश में एक समान तरीके से। बिल्कुल, चलिए मनोहर जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। यूसुफ जी कुछ कहना चाहते हैं जी? मनोहर जी आपने बड़ा अच्छी बात कही कि एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, लेकिन क्या हमें उन एग्जाम्पल्स को नहीं देखना चाहिए जहां पर वॉलमार्ट या दूसरी कंपनियां गई और एफडीआई के रिटेल में एफडीआई लागू की गई और वहां किस तरह से लोग बेरोजगार हुए, किस तरह से नुकसान हुआ? क्या उस एग्जाम्पल को मैं नहीं देखना चाहिए? विषय बताना चाहता हूं। देखिए, एक भ्रम करने की कोशिश की जा रही है, भ्रम पैदा करने का चेष्टा की जा रही है कि जो है राज्य चाहेंगे तो वो एफडीआई लागू कर सकते हैं, जो राज्य नहीं चाहेंगे वो नहीं कर सकते। ऐसा सत्य नहीं है। आपने गैट का हस्ताक्षर किया है, गैट के आर्टिकल 3 के अंतर्गत आप उन्हें नेशनल ट्रीटमेंट देंगे और नेशनल ट्रीटमेंट में ये कहीं नहीं आता है कि ये इस राज्य में अपने वॉलमार्ट अपने दुकान खोलेंगे और वहां नहीं खोलेंगे। गैट के इस आर्टिकल के अंतर्गत पूरे देश को वो एक यूनिट तरह देखते हैं। सवाल ये भी है कि अभी अगर कांग्रेस की सरकार है वहां पर, फिर जब चुनाव होते हैं दूसरी सरकार आती है, तब क्या होगा? इन स्टोर्स का तब क्या होगा? गैट साइन किया हुआ है, गैट में पूरे हिंदुस्तान को एक यूनिट की तरह देखा जाता है और आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं दूसरे स्टेट्स में जाने के लिए। अगर रोकेंगे तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और इसमें लीगल चैलेंज हो सकता है। बिल्कुल, क्या कहेंगे संजय जी आप? मैडम, सबसे मेन प्रॉब्लम एफडीआई का जो एक गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, जैसे आज वॉलमार्ट इजी डे के साथ जा रही है, इसको कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा है। आज ओपनली वॉलमार्ट ने इजी डे में इन्वेस्टमेंट करके एंड दे आर डूइंग हिडन मार्केटिंग। आज नाइदर हैज बीजेपी टेकन अप इन द डिबेट्स, नॉर हैज कांग्रेस डन एनीथिंग, नॉर समाजवादी पार्टी, नॉर। आप क्या बोले? आपने आज साफ बेच दिया, सब लोग ने मिलकर बेचा है, देश को बेचा है। बिल्कुल अनुराग जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। संजय जी हमारे साथ है, संजय जी से ये सवाल करते हैं, जिस तरीके से अभी यहाँ पर मनोहर जी ने कहा कि ये आजादी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है कि राज्य अपने हिसाब से चाहें तो एफडीआई को लागू करें, नहीं चाहें तो ना लागू करें। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर अभी इनकी सरकार है कांग्रेस की, हो सकता है बीजेपी की सरकार आएगी, तब क्या होगा इन फैसलों का? करे एक स्टेट नहीं करे जी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल, संजय जी क्या कहेंगे आप? मैं कुछ कहूं जी बोलिए। मेरा कहना यह है कि मुझे मालूम नहीं है कुप्रचार कहां से आ रहा है जी कि एफडीआई से बेरोजगारी बढ़ जाएगी और हिंदुस्तान को इतना कमजोर समझ लिया गया कि उसे कोई भी रसगुल्ला समझ के खा लेगा, वॉलमार्ट आ जाएगा, वो हिंदुस्तान को गुलाम बना लेगा अपना। ये पूरा दुनिया से आप ग्लोबल जो स्थिति है जी, उससे आप कैसे बच सकते हैं? और अमेरिका का उदाहरण दिया गया आज तर्कों में कि भाई ओबामा साहब जो हैं वो बड़े परेशान हैं और छोटी दुकानों पे जाते हैं जी। अगर ऐसा वास्तव में रहा होता कि देश की जनता वॉलमार्ट को ना चाहती या उससे नुकसान होता जी, तो अमेरिका तो खुद इतना शक्तिशाली है कि वॉलमार्ट को बंद करा देता वहां, क्योंकि वॉलमार्ट को अमेरिका से, संजय जी, अमेरिका से वॉलमार्ट को फेज आउट किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। उन तमाम देशों में इंक्लूडिंग यूरोप जहां वॉलमार्ट बहुसंख्या में है, उन्हें बंद किए जा रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं पिछले साढ़े तीन वर्ष से संसद में 6 बार महंगाई पे चर्चा हो चुकी है जी, और चर्चा आके रुकती इस बात पे है कि किसान को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा जी,
और उपभोक्ताओं को महंगा सामान खरीदना पड़ रहा है जी। और आखिर में निष्कर्ष ये निकलता है कि ये सब बिचौलिए बीच के लोग खा रहे हैं जी। जो किसान 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, साल भर फसल उगाता है, उसके आलू की कीमत 50 पैसे किलो भी उसे नहीं मिलती और उपभोक्ता 25 रुपए 20 रुपए किलो में वो आलू खरीदता है जी। और बिचौलिया कुछ पैसा इन्वेस्ट करके और अपना कुछ समय लगा के बीच के 20 रुपए कमा रहा है, वो 18 रुपए कमा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर दूसरी चीज जो हमारे देश में कैंसर की तरह बढ़ती जा रही है, मिलावट। पूरे अस्पताल के अस्पताल भरे पड़े हैं, पूरे के पूरे गांव में, एक गांव में आपको 50-50 कैंसर के तो बहुत दुखद इसका फायदा होगा और सीधे तौर पर किसानों को फायदा मिलेगा, मिलावटी चीजें लोगों को नहीं मिलेंगी। यानी कि वही जो बातें संसद में तमाम कांग्रेसी नेता कहते नजर आ रहे थे, वही बात आप भी यहाँ पर दोहरा रहे हैं। मैं एतराज करता हूँ इस बात को संजय जी ने कहा। उन्होंने कहा, संजय जी का सीधा कहना था कि हिंदुस्तान के लोग मिलावट करते हैं, विदेशी आएंगे तो मिलावट नहीं करेंगे, संजय जी को शुद्ध खाद्य पदार्थ देंगे। मैं एतराज करता हूँ ऐसी धारणाओं का। और दूसरी बात मैं बता दूं, जहां तक मिडिल मैन का विषय है, जहां तक मिडिल मैन का विषय है, बता दूं इनकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही, कोई भी गवर्नमेंट कुछ अनुराग जी मैं बोल लूं, और मिलावट का माल बिक रहा है ओपनली। अनुराग जी देखिए, जहां तक किसान का विषय है, लेकिन जिस तरीके से सुमित जी आप ही की बात को मैं जोड़ रही हूँ कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं यहाँ पर संजय जी की मिलावटी माल हमारे देश में मिलता है, लेकिन सोचने वाली बात है कि यही वजह है कि चाहे मैकडॉनल्ड्स की बात कर ले या दूसरी कंपनियों की बात कर ले, मैकडॉनल्ड्स हमारे देश से आलू नहीं लेती। सुषमा स्वराज ने खुद कहा था, तो क्या मिलावटी सामान होने की वजह से हमारे देश से सामान नहीं खरीद रहा था? लेकिन आने वाले वक्त में निवेश होगा तो और लिया जाए। मैं आपको याद दिला दूं, जब पंजाब में कुछ वर्ष पहले पेप्सी ने अपनी फैक्ट्री लगाने की बात कही तो वहां के जो किसान थे उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया। तब पेप्सी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम आपके यहां से आलू लेंगे और टमाटर लेंगे और उसका केचप बनाएंगे, टमाटो सॉस बनाएंगे और आलू का चिप्स बनाएंगे। तो इससे आंदोलन बंद हुआ और पेप्सी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। किंतु बड़ा दुखद विषय देखिए, जब आलू लेने का वक्त आया तो पेप्सी कंपनी आती है और कहती है नहीं जी, आपके आलू तो चकोर है, इतने गोल नहीं है, आपके आलू तो छोटे हैं, इतने बड़े नहीं है, आपके आलू तो मीठे भी नहीं है, इस आलू से चिप्स नहीं बन सकते हैं, आपके टमाटर भी खट्टे हैं, मीठे नहीं है, इससे केचप भी नहीं बन सकता है। तो आलू भी बाहर से आएगा, टमाटर भी बाहर से आएगा और बस आप जो है भूख और दुख के साथ इस देश में रहिए। तो यही हश्र हर परिस्थिति में होने वाली है। ये मत समझिए कि वो यहाँ पे तारनहार बन के आ रहे हैं, वो हमें लूटने आ रहे हैं, यही सच है। बिल्कुल। मनोहर जी क्या कहेंगे आप? देखिए, 1991 के बाद से अलग अलग सेक्टर में, इंश्योरेंस से लेकर के बैंकिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम सेक्टर में जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ, मैं ये कहता हूं कि किसके खिलाफ आप पॉइंट नहीं बना सकते हैं, सबके खिलाफ भी तर्क बनाए जा सकते हैं, समर्थन में भी तर्क हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके इस देश को जो है एफडीआई चाहिए, ये तो बीजेपी भी कह रही है, इवन कि लेफ्ट भी जो है वो भी जो है अंडर द टेबल ये बात स्वीकार कर रहा है। वेस्ट बंगाल में हमने ये देखा। तो कुल मिला जुला करके जब आपने ये अपना एक आधार और एक पिलर तय कर लिया है अपने इकोनॉमी का कि हमें फॉरेन एफडीआई बुलाना है, और तमाम अलग अलग सेक्टरों में एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था एफडीआई का, एक मल्टी ब्रांड रिटेल वाला सेक्टर खुला हुआ था। मैं मानता हूं कि वॉलमार्ट कंपनियों पर बहुत सारे लोग हमले बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं कि उनका क्या ग्राफ है, लेकिन विदेशी कंपनियां केवल वॉलमार्ट तो ही नहीं है, बहुत सारी विदेशी कंपनियां वो अपने ऑब्जेक्टिव के तहत काम करती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो सरकार है वो किस तरीके का रेगुलेशन बनाती है, किस तरीके का गाइडलाइन बनाती है। यदि अगर पहले आई विदेशी कंपनियों पर हमारे मेहमान तमाम चिंता प्रकट कर रहे हैं तो उनकी रिव्यू होनी चाहिए और उनकी पूरी जो है एक वस्तुनिष्ठ तरीके से। लेकिन मनोहर जी, बड़ा सवाल ये है कि जब अपने देश में अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, अपने देश में नियम जो है उसको लागू नहीं कर पाए, तो इन कंपनियों पर कैसे नियम लागू करेंगे? हमारे साथ यूसुफ जी हैं। यूसुफ जी क्या कहेंगे आप? देखिए, कई तरह की दिक्कतें इसमें बिल्कुल सही है जिस तरह के मामले उठ रहे हैं। जैसे भी संजय जी बता रहे थे कि साहब एफडीआई बहुत फेवर में है और इससे कोई बेरोजगारी नहीं होगी, तो उनको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जहां जहां वॉलमार्ट गया है और रिटेल सेक्टर में एफडीआई आई है वहां बेरोजगारी बढ़ी है। यहां भी ये होगा और कई और मामलों में भी हुआ है कि जो छोटे दुकानदार हैं उनकी दुकानदारी पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और ज्यादातर जो कमजोर दुकानदार हैं उनकी दुकानें बंद होने की कगार पे कुछ ही दिनों में आ जाएंगी। और विपक्ष का जो ये आरोप है कि कुछ ही दिनों में जब मोनोपोली बाजार की हो जाएगी उसके बाद वो मनमानी कीमत पे जो अपने सामान बेचेंगे, जैसे कि पेप्सी या कोका कोला की कंपनियां हैं जो ऑलरेडी कर रही हैं, वो कंपटीशन खत्म कर देंगी।
बाइकॉट, लेकिन बाद में बाइकॉट किया। सवाल ये है कि ये तमाम राजनीतिक दलों के रवैये से लगता है कि वो उनके प्रति उतने गंभीर नहीं है जितना कि उन्हें होना चाहिए। अगर मुलायम सिंह यादव, समाजवादी और बीएसपी की मायावती ये मानती हैं कि एफडीआई से नुकसान होगा, लोग बेरोजगार होंगे, तो क्यों नहीं मिलकर इस सरकार को गिरा देते हैं? बिल्कुल, लेकिन शायद सुषमा स्वराज ने ये बात कही थी कि हम सरकार को गिराना नहीं चाहते, बल्कि सरकार को मनाकर राजी करके ये फैसला वापस कराना चाहते हैं। अगर पहले से पता था कि सरकार फैसला वापस नहीं करेगी और एफडीआई के खिलाफ बहुत सही बात की है। अनुराग जी भी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ये जो तमाम पार्टियां हैं फैसला तो लेना चाहती है, लेकिन कई मजबूरियां इनके सामने है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एवरीबॉडी इज ब्लेमिंग वॉलमार्ट और टेस्को और दिस थिंग। हम लोगों ने कभी झांक के अपने अंदर में देखा है कि हम कैसे रूल्स बनाते हैं, हम क्या कर रहे हैं? आपने तो टोटली जीरो कर दिया। एफडीआई इज नॉट बैड, इट विल ऐड टू योर इंफ्रास्ट्रक्चर, इट विल ऐड टू योर फैसिलिटीज, दे विल ब्रिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी, बट यू हैव टू ब्रिंग देम इन अ स्ट्रेट जैकेट। You have to say कि you have to procure 70% from India, from our industry. अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, you bring in the technology and upgrade our industry, and then you do it. It is not कि एकदम खुला आपने मैदान छोड़ दिया, बोला दौड़ते जाइए। और देखिए मायावती एंड मुलायम सिंह जी, ये दोनों, आई एम रियली सरप्राइज्ड हाउ दे रन यूपी। मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देर एब्सोल्युटली जीरो। ये रोज पल में माशा पल में तोला, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। ताज्जुब होता है कि ये कैसे जाके अपने पब्लिक को फेस करते होंगे। इनका बस ये है कि हमको आज कुछ बोलना है, कल कुछ छोड़ देने का है। बोला पैसे मिल गए या सीबीआई का प्रेशर, जो भी हो, आज इतने पुराने लीडर हैं, दे शुड बी एबल टू टेक अ स्टैंड ऑन इश्यूज। वेरी सरप्राइजिंग। एंड सेम वे विद कांग्रेस एंड बीजेपी। मैं इसमें बीजेपी की मुख्य भूमिका मानता हूं कि इन लोगों को पूरा इंडिया बंद कर देना चाहिए था कि भाई यू ब्रिंग इन अ गुड पॉलिसी, वी डोंट माइंड। आज हम ग्लोबल अनुराग जी, यही तो विडंबना है कि जब समाजवादी पार्टी से वोटिंग होने के बाद जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव से पूछा गया और जो सपा के नेताओं से पूछा गया, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर एफडीआई लागू होने के बाद कुछ गलत होता है तो वो सड़कों पर उतर कर विरोध करेंगे। लेकिन जब संसद में साथ देने की बात थी, जब संसद में विरोध करने की बात थी, तो वो ऐसा नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं मनोहर जी समझा जा सकता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के अपने फायदे हैं, नफा नुकसान है, पहले वो उसे देखती है, बाद में फिर जनता के बारे में सोचती है। नहीं, आप 15 दिन इंडिया बंद कर देते हैं एफडीआई के ऊपर, देखते हैं हम फिर कि हाँ भाई, देन हम बोलते हैं कि बीजेपी जेन्युइन ऑपोजिशन का रोल बड़ा ही एक तरह से भावनात्मक आप लोग ने प्लेन पेपर दे और इसमें जो है अपने अपने बड़े स्ट्रांग प्रो के भी लॉजिक हैं और बड़े स्ट्रांग एंटी भी लॉजिक है। लेकिन ये भारत देश इतना बड़ा है, इतना विशाल है और इतनी बड़े इसके जो है तंतु इतने लंबे चौड़े फैले हुए हैं कि इस फैसले का तुरंत असर, जिस तरीके से ये डर दिखाया जा रहा है कि जो है 20 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका तुरंत असर पड़ेगा। और इतने बड़े रिटेल चेन को एक अल्टरनेटिव देना वॉलमार्ट के बूते की बात नहीं है। मुझे यह लगता है कि यह सरकार जो अभी आर्थिक संकटों से जूझ रही है और एफडीआई के बिल्कुल जो है जुगाड़ में है, तो इससे लगा कि मल्टी रिटेल जो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, 30 करोड़ मिडिल क्लास का जो अर्बन मार्केट है, जो आज भी सब लोगों ने कहा कि देश की अर्बन आबादी 42% पर चली जाएगी अगले 3-4 सालों में, तो इसमें एक कंपटीशन का ऑप्शन होगा, निवेश आएगा और कुल मिला जुला करके देश में एक अलग अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बनेगी। जैसे कि कुछ बीजेपी के भी नेता पहले एक बार आपके बहस में कहे थे कि जो है जो अभी अनऑर्गेनाइज्ड जो रिटेल है वो सरकार को ज्यादा रेवेन्यू नहीं दे पाता है, अगर ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेल होगा तो हो सकता है कुछ रेवेन्यू भी आएगा। कुछ लोग किसानों की बात कह रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि किसानों के लिए स्टोरेज और बेहतर दाम मिलेंगे, ये सब सरकार के रेगुलेशन पर निर्भर करता है। अगर बाजार में आलू के दाम काफी गिर गए हैं तो वो वॉलमार्ट हो या पेप्सी हो, वो सब उसी दर पर खरीदेंगे। ये सब ये अपने एक तरह से जिम्मेवारी टालने की बात है किसानों के प्रति। तो कुल मिला जुला करके इसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि रिव्यू का ऑप्शन हमेशा खुला रहना चाहिए। इसे आने दीजिए, क्योंकि इस देश के तमाम सेक्टरों में जो है एफडीआई और मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन बहुत पहले से हो चुका है और सबकी एक तरह से रिव्यू स्टडी हो, मल्टी रिटेल को भी लेकर के जो है इस पर जो है एक तरह से रिव्यू का जो ऑप्शन खुला जाए और फिर इसके बाद में इसकी समीक्षा होगी। संसद में मिलीजुली प्रतिक्रिया, वैसे हमारी चर्चा में मिलीजुली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में जनता को इससे फायदा होगा या फायदा सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। कुछ कहना चाहते हैं मनोहर जी ने अभी कहा है कि एक रिव्यू
रिव्यू का मौका देना चाहिए और पहले उनका स्वागत होना चाहिए। मैं इसमें यही कहना चाहता हूं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले, और मूर्ख वो होता है जो खुद गलती करके सीख ले। जब सारे देश में, सारे विश्व में जिन देशों में एफडीआई इन मल्टी रिटेल है, जिन देशों में वॉलमार्ट और टेस्को कंपनियां हैं, जब उन्होंने घुटने टेक दिए तो हिंदुस्तान को चाहिए कि वो उनसे सीख ले और एफडीआई इन रिटेल को बढ़ावा ना दे, उन कंपनियों को इस देश में ना लाए। वो क्या होगा जब खुद देश में लाए, खुद घुटने टेके, खुद सीखे और तब पछताए। इसलिए मेरा मानना है कि हमें विश्व से सीखना चाहिए। अमेरिका जो कि जननी है वॉलमार्ट की, खुद आज परेशान है वॉलमार्ट से। पूरा यूरोप और आप देखिए जो फार ईस्ट में थाईलैंड, मलेशिया किस कदर आज परेशान है। बिल्कुल मैं थोड़ा 2 लाइन बोलूंगा। इस तर्क में मुझे बहुत दम इसलिए नहीं लगता है कि हर देश की आर्थिक परिस्थिति भिन्न होती है, हर देश की सामाजिक परिस्थिति भिन्न है, तो इसके आधार पर कोई एक केस स्टडी के आधार पर एक यूनिवर्सल कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। आप पहले तो चीन से जो इतने माल जो भारत में आगमन हो रहा है और इतनी ज्यादा जो है करेंसी जो है हमारी बहुमूल्य करेंसी वहां जा रही है, पहले तो उस पर क्यों नहीं रोक लग रहा है। बिल्कुल अगर एफडीआई आकर के यहाँ मैन्युफैक्चर करके और उसका अगर रिटेलिंग करती है तो थोड़ा सा उस ऑप्शन को देखिए। कई चीजें जो है दूसरे के लिए लागू नहीं होती है और अपने के लिए फिट बैठ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए संजय जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। संजय, जिस तरीके से रोजगार की बात आ रही है, 40 लाख रोजगार लोगों को मिलेंगे, ये रोजगार कब तक मिल जाएंगे, कितना वक्त लगेगा लोगों को रोजगार मिलने में एफडीआई के लागू होने के बाद? संजय जी कहूँ कुछ? जी हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही जो बहस चल रही है, क्योंकि मेरा नंबर तो बहुत देर में आता है बोलने का। जी बड़े बड़े आयरन कर्टन जो थे, रशिया, चाइना, उन्हें अपने कर्टन उतारने पड़े। 100% एफडीआई चाइना में आज है जी। और चाइना की तरक्की सबके सामने है, किस तरीके से उसने तरक्की करी है। हमें अपने ऊपर विश्वास हम क्यों नहीं करते? करेक्ट। आपने 40 लाख रोजगार के बारे में बात कही। रोजगार कोई मतलब ये नहीं होता जी कि सेल्स गर्ल या सेल्स बॉय दुकानों में जाएंगे और वो जो सामान बेचेंगे वो ही सिर्फ रोजगार है जी। रोजगार जो किसान सामान पैदा करेगा, उसे लेके आने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा जी। ये जितनी आप बिल्डिंग्स बनने में उदाहरण देना चाहता हूं, किसानों की जमीन ली गई और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी जी, कॉलोनीज बनी है, तो क्या रोजगार वहां पैदा नहीं हुए? 10 साल तक लगातार वहां कंस्ट्रक्शन चली, मजदूर आए बिहार से, बंगाल से। आज एक नई दिल्ली में पूरा बिहार बसा हुआ है, तो ये वहीं से आगे तो इन लोगों ने तरक्की करी जी। हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा और इतना बड़ा हमारे पास रिसोर्सेज है, ऐसी नदियां, ऐसा पानी है, ऐसी सब चीज है। मैं संजय जी को कुछ याद मैकडोनाल्ड की जहां तक बात जैसे कही आपने, आज दिल्ली में पूरा उन्होंने आज खंडन किया है कि अपने आलू हम इंडिया से खरीदते हैं। इसका श्रेय ऐसा क्या होगा कि सारा सामान भर के बाहर से ले आएंगे वो? क्योंकि वहां उन्होंने बिहार को डुबो दिया। ऐसा होगा कब? बाध्यतम बिहारियों को आके हमें यहाँ बसना पड़ा, वरना हम अपने ही राज्य में रहना चाहते थे। अगर संजय जी की पार्टी, अगर लालू जी ने सही काम किया होता तो हम बिहार में रहते और वही रोजगार मिलता हमें। आज वही आप फिर से कर रहे हैं। हमारा देश हमें रोजगार नहीं दे सकता, विदेशी आके रोजगार देंगे। इससे धन्य भाग, इससे खराब भाग्य क्या होगा देश का? मतलब बहुत ज्यादा इनके बात पे अग्री करता हूं कि हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। कांग्रेस ने ऐसा काम किया कि हमको अपने पर विश्वास ही नहीं उनको। कांग्रेस के विश्वास से क्या होगा? देश को विश्वास करना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए यूसुफ जी का रुख करते हैं। शंकाएं लोगों के मन में भर दी गई। लोग ही देश बनाते हैं। देखिए यूसुफ जी, जो चर्चा चल रही है, आम आदमी की तो कोई आवाज ही नहीं है। बिल्कुल यूसुफ जी, जो रोजगार की बात हो रही है कि वाकई में क्या सरकार आम आदमी की आवाज ही मैं आपकी बात रोक के कहना चाहता हूँ जी। अभी कोई कह रहा था कि पूरी देश को रोक देते, आज पूरा देश बंद करा देते जी। इस समय नौजवान आपका 38% है इस देश का, और ज्यादातर नौजवानों की इच्छा है कि एफडीआई आनी चाहिए। जिन अखिलेश जी की आप बात कर रहे हैं, हर पार्टी में अपना एक अंतर विरोध भी होते हैं जी।
अखिलेश जी की पूरी इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में एफडीआई आए, ऐसा वो बार बार इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन संजय जी कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने जाहिर की है? मुलायम सिंह यादव ने खुद विरोध किया है संसद में। आपको याद होगा अखिलेश जी का शुरू का बयान जो आया था वो एफडीआई के पक्ष में थे, और आज जो संख्या आपको दिखाई दे रही है जी, बहुत से सांसदों ने जिन्होंने खिलाफ वोट दिए एफडीआई के, वो दिल से चाहते हैं कि एफडीआई आए। बिल्कुल, चलिए ये संजय जी, अगर वाकई में समाजवादी पार्टी आपके हक में थी, पक्ष में थी, एफडीआई को चाहती थी, तो फिर वोट क्यों नहीं दिया उसने? वोट नहीं दिया, वो परिस्थितियां क्योंकि इट इज द गेम ऑफ द हेड्स। बीजेपी के हक में नहीं जाना चाहती थी, विपक्ष का साथ नहीं देना चाहती थी, सांप्रदायिकता का साथ नहीं देना चाहती थी, इसलिए वोट नहीं किया। ये बात तो समझ में आती, फिर आपके हक में, यूपीए के हक में, कांग्रेस के हक में वोट क्यों नहीं दिया? ये बड़ा सवाल है, क्या जवाब है आपके पास? अब ये वोट ना देना और ना देना का सवाल जैसे आम आदमी के साथ है पूछने का, ऐसा एमपी के साथ भी है जी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी आपके हक में है, समाजवादी पार्टी एफडीआई के हक में है? कहीं ना कहीं वो हक में है जी। नहीं, कहाँ है वो? कहाँ? कहीं ना कहीं का तो कुछ, ये तो कैसे विषय है? कहीं ना कहीं क्या होता है? वो खुद पटल पे उसके खिलाफ बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कहीं ना कहीं हक में है। और आपने जो शब्द इस्तेमाल किए गेम है, हम यही कह रहे हैं कि गेम लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये गेम खेलना छोड़ दीजिए। बिल्कुल। बट कांग्रेस, बीजेपी एंड ये तमाम समाजवादी पार्टी, बीएसपी हैव लिटरली सोल्ड द कंट्री फॉर अ सॉन्ग। बिल्कुल, चलिए अनुराग जी माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोकना चाहते हैं। इस वक्त यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, इसी खबर पर बने रहेंगे। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज। इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ पीएसीएल इंडिया लिमिटेड। पीएसीएल में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस तरह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य हो उज्जवल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम करियर गाइड, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे। देखिए तहकीकात, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। मकसदे वजूदे कायनात, अर्शो फर्श, शुमाल जुनूब, मशरिक और मगरिब, पहाड़, समंदर, दरिया, सेहरा, आखिर ये है क्या? जी हां, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश, सदाए हक, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर।
तो ब्रेक के बाद न्यूज़लाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात हो रही है संसद में वोटिंग के बाद हुए नतीजे की, यानी कि किस तरीके से सरकार जीत गई, सरकार सिकंदर साबित हुई। लेकिन वोटिंग होने से पहले एसपी और बीएसपी ने जरूर संसद का बहिष्कार कर दिया और सरकार की जीत की जो राह है उसे आसान बना दिया। सदन से वॉकआउट होकर यूपीए को एफडीआई में हरी झंडी दिखाने में उसने मदद की। देखिए रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी पंचायत में 2 दिन से विदेशी किराना को लेकर संसद में चल रही किचकिच में यूपीए का पलड़ा साफ भारी नजर आया। संसद में वोटिंग से पहले ही एसपी और बीएसपी ने सरकार को बड़ी राहत दे दी। दोनों पार्टियों के सांसदों ने संसद से वॉकआउट कर लिया। वोटिंग होने से पहले बीएसपी ने वोटिंग से बहिष्कार किया, जिसके कुछ देर बाद एसपी ने भी वही कदम उठाया जिसका अंदाजा सभी को पहले से ही था। बीएसपी सांसदों के वॉकआउट करने के बाद भी अगर एसपी सरकार के खिलाफ वोट करती तो एफडीआई पर सरकार को प्रस्ताव गिर सकता था, लेकिन एसपी के भी वॉकआउट करते ही सरकार के सिकंदर बनने के रास्ते खुल गए। ऐसे में सरकार के पास रिटेल एफडीआई पर प्रस्ताव पारित करने में एक बड़ी कामयाबी मिल गई। वहीं आपको बता दें कि दोनों पार्टियां एफडीआई के विरोध में पहले से ही थी, लेकिन एसपी और बीएसपी ने वही किया जिसकी सबको उम्मीद थी। खास बात यह है कि ये दोनों ध्रुवी पार्टियों के प्रमुख मंच पर कभी भी साथ नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन सदन में वोटिंग को बहिष्कार करके यूपीए को किराना में हरी झंडी दिखाने के लिए मदद कर गए। जाहिर है कि इस वॉकआउट ने वोटिंग से पहले ही सरकार के तेज हो चुकी धड़कनों को पहले ही कम कर दिया था। अब आप जो भी समझें, लेकिन एसपी बीएसपी ने ये वोटिंग से पहले संसद से वॉकआउट होकर ये साफ कर दिया कि वो मौका परस्ती देखकर ही कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो बिल्कुल जिस तरीके से बात हो रही है सपा और बसपा यानी कि एसपी और बीएसपी की हम बात करें, जिसने वोटिंग से ठीक पहले वॉकआउट कर दिया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जब बहस हुई उस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जरूर एफडीआई का विरोध करते नजर आए, बड़ी बड़ी बातें वो दोहराते नजर आए। लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो सांप्रदायिकता का साथ नहीं देना चाहते। यहाँ पर मनोहर जी का रुख करना चाहेंगे। मनोहर जी, जिस तरीके से जो यहाँ पर दलीलें दी जा रही है कि अगर वो वोटिंग करते, वो एफडीआई के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर वो वोटिंग करते तो सांप्रदायिकता के खिलाफ होता और कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाहते थे, वो विपक्ष के साथ नहीं जाना चाहते थे, बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते थे। क्या इस तर्क को वाकई में समझा जा सकता है और इस पर विश्वास किया जा सकता है जो दलीलें दे रही है यहां पर समाजवादी पार्टी? देखिए, भारतीय राजनीति की ये विडंबना है कि कोई किसी भी चीज पर, किसी भी मुद्दे पर या किसी भी इश्यूज पे उसके सही या गलत का परीक्षण न करके उसको स्ट्रेटेजी के तहत, पॉलिटिकल लाइन के तहत ही उस पर सारी पार्टियां जो है पहल करती हैं। ये एक बड़ी विडंबनाजनक बात है। सवाल केवल मल्टी रिटेल ब्रांड में एफडीआई को अनुमति देने का नहीं है, सवाल है तमाम सारे मुद्दों पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या और कई सारे मुद्दों पर अलग पार्टियों का जो है अपना चेहरा अलग अलग दिखा है और इसके आधार पर लोगों को भी इमोशनलाइज किया जाता है। उन्हें एक तरह से भावनाओं से अभिभूत किया जाता है कि ये आपके लिए खतरा बनकर आ रहा है, ये आपके लिए फायदा बनकर आ रहा है। देखिए, जो थियरी में, जो डिबेट और डिस्कशन में, जो कानूनों में जो चीजें होती हैं वो जमीन पर आने में बड़ा लंबा वक्त लगता है। और जो प्रैक्टिकल जो सोशियोलॉजी है इस देश के सिस्टम की और तमाम चीजें, अभी मैं बात कर रहा था पात्रा जी से, देश में पिछले 20 सालों में कई सारे परिवर्तन आए। इस देश में मोबाइल रेवोल्यूशन हुआ, इस देश में बैंक से लेकर के जो है तमाम सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर के जो है देश के बड़े ब्रांडों को जो है अपनाया गया, बुलाया गया। लेकिन आप यह भी देखिए कि जो ये एमएनसीज हैं या जो घरेलू जो कंपनियां हैं, ये पहले अर्बन क्लास और जो एक तरह से जो अपर मिडिल क्लास है, जिनके हाथ में परचेजिंग पावर है, इसके अलावा वो और कहीं रुख नहीं करना चाहती हैं। वॉलमार्ट को लेकर के जो ये कहा जा रहा है कि देश के 20 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, मेरा ये मानना है कि इनके जो स्टोर जो हैं, जो वॉलमार्ट पूरे दुनिया में विख्यात है, करोड़ों स्क्वायर फीट इसके जो है स्पेस हैं, जहां पर इनका जो है अपना वो मल्टी ब्रांड चेन इनका सब लगता है, सारे सामानों का, किराना के सामानों का। तो ये दिल्ली, बंबई और उसके बाद बी ग्रेड के सिटीज बढ़ने में इनको 5-10 साल लग जाएगा, फिर इसके बाद ऑप्शन खुला होगा। भले ये सरकार निवेश की कमी का बहाना बना करके मल्टी रिटेल ब्रांड को एफडीआई के लिए अनुमति दे रही है, लेकिन मेरा मानना है कि इससे कॉम्पिटिशन होगा। आप ये देखिए कि पिछले 20 सालों में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का
जो इसके कड़े से कड़े विरोधी भी हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि इस देश में जो है प्रतियोगिता का माहौल बना है। बिल्कुल, आप देखिए, यही मोबाइल 16 रुपए मिनट कॉल हुआ करता था, आज गांव में क्रांति हुई है। एक एक आदमी के पास जो एम्पावरमेंट आया है वो थ्रू मोबाइल आया है, और उसका योगदान पॉलिसी को जाता है। बिल्कुल, यानी कि आपके साफ तौर पर कहने की कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, फायदा लोगों को मिलेगा। समीर जी क्या जिस तरीके से मनोहर जी और बहुत सारे जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, तमाम बातों को सुनने के बाद और जो ये बातें भी की जा रही कि बीजेपी इस पूरे मामले को काफी हवा के तौर पर दिखाने की कोशिश करिए, ऐसा करिए कि अगर एफडीआई आ गया तो कयामत आ जाएगी। क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी होगा कि सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को एक बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से? पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूं कि आज समाजवादी पार्टी और सपा बसपा दोनों ने यह कह के सरकार के पक्ष में वॉकआउट किया कि हम सांप्रदायिक ताकतों के साथ खड़े हुए दिखना नहीं चाहते हैं। तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को भी याद दिलाना चाहूंगा कि सचर कमेटी रिपोर्ट ने ये कहा है कि यदि एफडीआई रिटेल में आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा तो हमारे मुसलमान भाइयों को होगा, क्योंकि जो छोटे फुटकर व्यापारी हैं वो अधिकतम मुसलमान भाई ही हैं। तो क्या इन्होंने एफडीआई को आमंत्रित करके मुसलमानों के ऊपर गाज नहीं डाली? तो क्या वो सांप्रदायिक नहीं है? वोट नहीं देके उन्होंने अपने सांप्रदायिकता को सिद्ध किया है। पहला विषय। दूसरा विषय जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा है, भाजपा ने किसी प्रकार का हवा नहीं क्रिएट किया है। भाजपा ने तथ्यों के आधार पर सत्य को पटल पे रखा है। आपने सुना, हम सब ने सुना, सुषमा स्वराज जी ने जो भी कहा और हमारे शीर्ष नेता तो जो भी कहा, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स और तथ्य के आधार पर कहा। आज अमेरिका, यूरोप, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारे देश जिन्होंने पहले एफडीआई इन रिटेल खोले थे, जहां वॉलमार्ट है, आज वो परेशान हैं और आज वो इनसे निजात पाना चाहते हैं, इनसे दूर जाना चाहते हैं। क्या व्यवस्था है, क्या ऐसी बाध्यता है कि हमें, जब सारे विश्व में बाकी देश इन्हें छोड़ रहे हैं, तो ऐसी क्या बाध्यता है कि हिंदुस्तान को इसे अपने यहां आमंत्रित करना पड़ा? और बिल्कुल इसके अलावा यह भी है कि अगर वॉलमार्ट को नुकसान हो रहा है भारत में, तो फिर क्या ऐसी बात है कि वो इतनी ज्यादा बेसब्री, इतनी ज्यादा? मैं आपको इसमें याद दिला दूं कि कपिल सिब्बल जी ने सदन के पटल में कहा है कि 2008 तक वॉलमार्ट जो है ये नुकसान में जा रही है। तो ऐसी क्या आवश्यकता है कि एक नुकसान में जा रहे कंपनी को हिंदुस्तान में आमंत्रित किया जाए? और उन्होंने यह भी कहा कि आज हिंदुस्तान की अर्थनीति जो है वो नुकसान में जा रही है। तो बड़े विडंबना विचित्र विषय देखिए, एक नुकसान में जाने वाली कंपनी हिंदुस्तान में नुकसान में चल रहे अर्थव्यवस्था को बचाने आती है। ऐसी क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, इसी सवाल का जवाब संजय जी से पूछ रहे थे। संजय जी क्या कहेंगे? ये बात टीवी पे और सदन में क्यों बोलते हैं? सड़क पे दिखाइए ना। अगर आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, अगर बीजेपी को, अनुराग जी बड़ा आश्चर्य का विषय है, जब हम सड़क पे उतरते हैं तो आप कहते हैं सड़क पे क्यों उतर गए, और जब हम सदन पे जाते हैं तो आप कहते हैं सदन में क्यों है। पहले आप अपने स्टैंड को ठीक करिए। सड़क में रहना है, सदन में रहना है, ये पहले अपने स्टैंड। बिल्कुल, अनुराग जी आपके पास आएंगे। संजय जी का रुख करें। संजय जी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं संजय जी? बोलिए। ये जितने कुतर्क आज दिए गए हैं लोकसभा में जी, उनका जिक्र सब हमारे इस परिचर्चा में हो रहा है। सुषमा जी ने बात कही, आड़तियों वाली बात आई, आपके सामने भी आई होगी और आपने सुना होगा वो जी। पंजाब हमारा सबसे प्रॉस्पेरस स्टेट है जी, लेकिन अगर आप उसके अंदर जाके देखें तो आड़तियों ने वहां के किसानों को पूर्णतया बर्बाद कर दिया जी। मैं एक तर्क के आधार पे आपको बात बता रहा हूं, आप उसका जांच करा सकते हैं। जिस टाइम किसान अपनी फसल लेके आड़ती के पास जाता है जी, तो उसके वक्त ही आड़ती उसके घर का सामान उसकी ट्रॉली में वापसी में रखवा देता है जी। और उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि मान लो उसे 6 महीने में 20 किलो नमक की जरूरत है, अगर उसे 20 किलो साबुन की जरूरत है, तो वो सब उसी दिन, पहले दिन जो 6 महीने तक यूज होना है, 6 महीने का सामान पहले दिन रखवा देगा जी, और उसी दिन से उस पर ब्याज शुरू हो जाएगा जी। कभी भी कर्जा मुक्त पंजाब का किसान नहीं हो पाया आड़तियों के चुंगल से। तो जिस आड़त की उन्होंने बात कही कि वो एटीएम है किसानों का जी, मैं उस एटीएम की असलियत आपको बता रहा हूं। दूसरा, जब आनंद शर्मा जी ने ये कहा कि अनुराग जी ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एफडीआई के लिए यहां भरी थी, तो अनुराग जी ने उसका कोई भी
कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं किया उस बात को कि मैम लेकिन संजय जी, आप अगर राज्यों की बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण विषय रखना चाहूंगा। संजय जी ने अभी आड़त के विषय में कहा जो आदरणीय सुषमा जी ने सदन पे रखा था, मगर आपने पूरा भाषण नहीं सुना। सुषमा जी ने कहा था कि हमारे आड़त सिस्टम में हो सकता है 20-21 गलतियां भी हो, मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि गलतियां हम ठीक ना करें और विदेशी कंपनियों को बुला के ठीक कराएं। हमारे सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं, जो खामियां हैं, उसे हम ठीक करने के लिए भी सक्षम हैं। और आप जहां मिडिल मैन की बात करते हैं, आप कहते हैं कि मिडिल मैन जो है, जो बिचौलिया है, वो सब खा जाता है। शुगर केन में, गन्ने की इंडस्ट्री में कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, किंतु आज भी सबसे ज्यादा कोई आत्महत्या कर रहा है तो वो शुगर केन का फार्मर है, वो गन्ने का फार्मर है। क्यों ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट, द इंटेंशंस ऑफ दिस गवर्नमेंट आर वेरी गुड, द पॉलिसीज आर वेरी गुड, बट आप बताइए, आप दुरुस्त करिए हमारी जानकारी का कर देते हैं। मैं गन्ने के क्षेत्र से आता हूं और खुद गन्ना किसान हूं। गन्ना किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसान कपास कर रहे हैं। मगर आज कहने का तात्पर्य है, गन्ने के जो किसान हैं, आज उनको उनके जो दर हैं वो सही तरीके से मिल नहीं पा रहे हैं, उन्हें यहाँ वहां भटकना पड़ रहा है। इस कारण से आपको ये समझाना होगा कि बिचौलिया नहीं भी होने के कारण उनकी परिस्थिति आज ऐसी क्यों है। देखिए, चलिए अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर सारी बातों पर पहला सवाल, देश को चलाना है, कांग्रेस पॉलिसीज अच्छे लेके आती है, इंटेंशंस अच्छे होते हैं, बट जब उसको ड्राइंग स्टेज में आता है तो उसमें वो इतने लूपहोल्स आते हैं कि इट बिकम्स अ यूजलेस पीस ऑफ लेजिस्लेशन। यही एफडीआई के लिए होगा। बिल्कुल। चलिए हमारे साथ फिलहाल आर्थिक मामलों के जानकार एसके भट्ट जी भी जुड़ गए हैं। एसके भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो चर्चा चल रही है, जो बातें चल रही है, वो आप भी सुन रहे हैं। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो अड़तियों की बात की जा रही है, जो फायदे की बात की जा रही है, कि वाकई में एफडीआई के आने से इतना किसानों को फायदा होगा जितना दावा सरकार कर रही है? देखिए नेहा जी, इसमें हमें सबसे पहले तथ्यों को समझना होगा जी। तथ्य इसमें यह है कि हम जब भी एफडीआई की बात करते हैं या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हमें यह देखना होता है कि हमको किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। बिल्कुल। मतलब वेयर टू इन्वेस्ट जी। और हमारा कंट्री किन किन मामलों में पीछे है। हम रोड में पीछे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पीछे हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में पीछे हैं। हम एफडीआई की बात उसमें नहीं करते। उसका रीजन ये है कि उससे उतनी बेनिफिट नहीं है और टारगेट कस्टमर उतना ज्यादा है नहीं। रिटेल ट्रेड में, रिटेल सेक्टर में एफडीआई को अलाउ करने से एक बड़ा मार्केट एक मिलता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और बहुत और भी डेवलपमेंटल प्रोसेस होंगे। तो कपिल सिब्बल जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही बोला था कि साहब हमने टोटल 53 सिटीज में वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस, और कई स्टेट्स ने इसको मना कर दिया है। तो प्रैक्टिकली हम इसको 18 प्लेसेस पे लागू कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 70% इंपोर्ट आपने अलाउ किया हुआ है, और हम वैसे ही बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। हमारा रुपया वैसे भी कमजोर है डॉलर के मुकाबले। तो ये जो मैक्सिमम इंपोर्ट होगी, हम ये भी जानते हैं कि चाइना की चीजें हमारी चीजों से सस्ती हैं। क्वालिटी वाइज तो कुछ भी हो, लेकिन लोग उसकी तरफ पहले भागते हैं। फूड ग्रेन सेक्टर में भी यही हाल है। तो हमको ये बात बिल्कुल भी गले नहीं उतर रही है कि जब आप 70% इंपोर्ट अलाउ कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी का आप आउटफ्लो कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद आप ये जो फॉरेन कंपनीज हैं, इनकी एक पॉलिसी ये होती है कि सबसे पहले तो कंपटीशन को वाइप आउट कर दो जी। तो दे विल कीप देयर प्राइसेस लो इन फर्स्ट टू गो जी। तो पहले ब्रिटिशर्स आए थे, दे आल्सो केम एज ए ट्रेडर जी। अब ये भी एक ट्रेडर की तरह आए हैं। कंपटीशन खत्म करेंगे। फार्मर जो आज हमारा यहाँ पर बेचने जाता है, एक मिनट जी आप सुन लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड। 5 रुपए किलो में जो बेचता है वहाँ पे, तो ये लोग उसको 10 रुपए 12 रुपए किलो देते हैं। बिल्कुल। चलिए मनोहर जी के पास जाते हैं। मनोहर जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि अगर एफडीआई निवेश होता है, लागू होता है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से एसके भट्ट जी कह रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ेगा नहीं बल्कि खत्म होगा, क्योंकि पहले तो सस्ती दरों में चीजें मिलेंगी, लेकिन बाद में यही कंपनियां मनमानी करेंगी। देखिए, मेरा मानना है कि जो एफडीआई की जो पॉलिटिक्स हो रही है और जो भावनाओं का जो उबाल पेश किया जा रहा है, अगर इसकी इकोनॉमिक्स देखें और आशंकाओं और अनुमानों से अलग जाकर के अगर बिल्कुल एक केस स्टडीज के तौर पे लें,
तो आपका 2004 के बाद से जो है डोमेस्टिक सेक्टर के जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर आए, जैसे कि बिग बाजार आया, रिलायंस फ्रेश आया और भी सारी कंपनीज आई। और कुछ देर पहले कुछ मेहमानों ने घाटे का सवाल उठाया, तो घाटे से हम क्यों परेशान हैं? हमें तो कंज्यूमर को बेनिफिट चाहिए, हमें आम जनता का बेनिफिट चाहिए। और ये सबको मालूम है कि कंपटीशन जो है वो हमेशा कंज्यूमर को फायदा देता है। मैं मानता हूं किसी देश के 20 करोड़ लोग परिवार के बतौर जो है रिटेलिंग पर जो है निर्भर करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर भी है। और जब कुछ सिलेक्टेड जगह पर जा रहा है ये सारी चीजें, तो हम कहाँ होगा? वो तो मोनोपोलाइज हो जाएगा। मोनोपोलाइज होगा तो कॉम्पिटिशन, डोमेस्टिक प्लेयर तो कॉम्पिटिशन देंगे उन्हें, और इस कॉम्पिटिशन से कंज्यूमर का फायदा होगा और हमें और भी सेक्टर को देखना होगा। बिग बाजार में सहमत नहीं है, सहमत नहीं है, ठीक बात है, ठीक बात कह रहा हूँ। बिग बाजार भी बहुत ज्यादा सरप्लस, बहुत मुनाफे में नहीं है। अगर मुनाफा अगर जनता के पास पहुंचता है, पहले MTNL और BSNL सरकारी कंपनियां होते हुए भी 3000 और 4000 करोड़ का मुनाफा कमाती थी। आज की तारीख में जो है बड़े से बड़े मोबाइल प्लेयर भी जो उतना मुनाफा नहीं कमा रहे। लेकिन मनोहर जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सरकार का दावा है कि सस्ते दामों में चीजें लोगों को मिलेंगी, लेकिन वॉलमार्ट जाएगा कौन? अगर गाड़ियों में जाने वाले लोग वहां पर जाएंगे तो क्या सब्सिडी, क्या मुनाफा जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको देना चाहती है सरकार की, गरीबों को देना चाहती है? समझाना क्या चाहती है? सवाल यहाँ पर कॉम्पिटिशन का है। अगर इन्वेस्टमेंट आता है, अगर कोल्ड स्टोरेज लगता है और वो डोमेस्टिक कंपनियों के साथ फेयर प्ले होता है, तो लेट इट बी सीन, और देखा जाना चाहिए कि क्या कंज्यूमर को इसे कंपटीशन से क्या फायदा होने वाला है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भट्ट साहब ने कही, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात कही, तो सरकार ने तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक रूट से 100% इन्वेस्टमेंट क्लियर किया हुआ है। तो मल्टी रिटेल ब्रांड में भी थोड़ा सा ऑप्शन देखा जाना चाहिए। इसमें बड़ा दुखद विषय है कि हम कंफ्यूज कर रहे हैं, हमारे मन में अभी स्पष्ट नहीं है जो पिक्चर है। देखिए, हम कंपटीशन कैसे लाएंगे? अगर हम वॉलमार्ट को लाएंगे तो कुछ दिनों के अंदर उनका मोनोपोलाइजेशन होगा, वो उनका एक छत्र आधिपत्य होगा पूरे देश के ऊपर। जो छोटे छोटे रिटेल सेक्टर हैं वो बंद हो जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से कंपटीशन समाप्त हो जाएगा। आप देखिए, बिल्कुल हमारे जो आर्थिक विश्लेषज्ञ आए हैं उन्होंने सही कहा कि पहले तो इनके पॉकेट बहुत गहरे हैं, इनके पास बहुत रुपए हैं, इसलिए पहले तो नुकसान सहकर ये सस्ते भाव में बेचेंगे। अगल बगल के जितने दुकान है, पॉप एंड मॉम स्टोर, ये जब बंद हो जाएंगे तब ये अपना असली चेहरा प्रस्तुत करेंगे और महंगा सामान बेचेंगे। तब कंपटीशन के लिए कोई शेष ही नहीं रहेगा। मोनोपोली नहीं हटा, कौन हटा देगा? आप ला रहे हैं, उसे हटाएंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ठीक बात है, हर जगह है कंपटीशन। दिल्ली में तो रोक सकते हैं, उसके लिए आपका रेगुलेशन है। बिल्कुल। संजय जी, क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में कंपटीशन घटेगा कि कंपटीशन बढ़ेगा और फायदा किसे मिलेगा? आम लोगों को मिलेगा, साइकिल में बैठने वाले लोगों को मिलेगा, या गाड़ियों से चलने वाले लोगों को मिलेगा? सरकार फायदा किसे पहुंचाना चाहती है? देखिए, फायदा उसे मिलेगा जो मेहनत करेगा। जी। निठल्ले लोग जो बिचौलियागिरी करते हैं जी, ये बहुत मैं आपत्ति करता हूं, मैं आपत्ति देखिए, किसान को नुकसान नहीं होगा। किसान हमेशा से कौन है? देश का ट्रांसपोर्टर है, अपने दम पे जिंदा रहा है। चलाने वाला आदमी बिचौलिया है। आपने ट्रांसपोर्टर को छोटी गाड़ी चलाता है, छोटे काम करते हैं, उसको आपने कहा है कि वो जो निठल्ला है, वो निठल्ला नहीं है, बहुत मेहनती है, वो भी हमारे देश का है। संजय जी कुछ बोल रहे हैं, वक्त की बहुत कमी है। आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए नहीं चाहिए? जी। When India purchases, makes any quality of life चाहिए नहीं चाहिए? इंटरनेशनल we always say technology transfer should be to the domain, to India. हाँ, why not in the case of FDI in retail? चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूजीलैंड में आने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो तमाम सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मिलीजुली प्रतिक्रिया, जैसे संसद में तमाम सांसदों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कुछ ने एफडीआई के जो फायदे हैं वो गिनाए, कुछ ने नुकसान गिनाए, लेकिन वही प्रतिक्रियाएं यहां पर भी हमें मिली। लेकिन फिलहाल अब ये वक्त बताएगा कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से अगर वॉलमार्ट जो तमाम सारे स्टोर्स खुलेंगे उससे लोगों को कितना फायदा होता है, जनता को कितना फायदा होता है और कितना नुकसान होता है। फिलहाल इसी के साथ न्यूजीलैंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि।